अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूँ बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल को डिस्कस करेंगे और मईशत के ज़ाविये भी देखेंगे। पिछले 2 प्रोग्राम्स में हमने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया, पोस्ट बजट एनालिसिस किया और यही सवाल उठा बार-बार कि हुकूमत इलेक्शनरिंग की तैयारी कर रही है, इलेक्शन स्लोगन ज़्यादा है बजट के अंदर, एक एक्सपेंशनरी बजट है। लेकिन एट द सेम टाइम अपोज़िशन का क्या रोल है? राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जल्द पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ऑन द अदर हैंड वो मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है कि मुज़ाकरात की दावत एक मखसूस शख्स को हो रही है। एक मखसूस शख्स का नाम ले लेके उसको कहा जा रहा है कि आप आएँ और बात करें, वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मुज़ाकरात होंगे भी तो इन्हीं से हो सकते हैं। और क्या हम अब ये बात समझ लें कि अगर सियासतदान आपस में बात करें भी इस वक़्त तो उसमें वो वज़न नहीं होगा जब तक एस्टेब्लिशमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये जो कबूलियत वाला फैक्टर हम बहुत सुनते हैं सोशल मीडिया पे, इस पे भी बात करेंगे। जो नई सियासी जमात बनी है, क्या कर लेगी ये नई सियासी जमात? यही लोग पहले बड़े-बड़े हलकों से जीतते हारते रहे हैं, पहले किंग्स क पार्टीज़ का हिस्सा रहे हैं। लेकिन ये जो इस्तेहकाम पार्टी है, ये क्या इस्तेहकाम लाएगी? ला भी सकती है या नहीं ला सकती है? और एक वक़्त में 2-2 किंग्स पार्टीज़, एक तरफ पीएमएलक्यू, उसको भी किंग्स पार्टी समझा जाता है और लगता है कि एक और किंग्स पार्टी बन रही है। तो पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल ऐसी सिचुएशन में जब आईएमएफ के साथ आपका मुआहिदा बिल्कुल मुतवक्किल नहीं है और इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि आपको पता है कि इंटरनेशनल प्रेशर है, आपको पता है कि फोर्सेस हैं और इतनी ही बातें हैं जो टीवी पे हो सकती हैं। तो और प्लान बी भी नहीं है, इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आदिल शाहज़ेब साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शुएब शाहीन साहब मुझे जॉइन कर रहे हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं। आदिल शाहज़ेब साहब, पहले आप बताइएगा, ये जो इतना इतना सारा मिक्स्ड अप सिचुएशन हमें नज़र आती है, पहले हमने देखा कि एक हाइब्रिड गवर्नमेंट थी जिसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रोल था, जिसमें एलीट क्लास का रोल था और अब जिस तरह की सूरत हाल है, आपको लगता है कि अब जो भी होगा वो एटलीस्ट हाइब्रिड नहीं होगा और हम कंप्लीट डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े हैं 9 मई के बाद के वाक़यात के बाद? पहले इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, मेरे ख़्याल में इस वक़्त जो सिचुएशन बन चुकी है अनफ़ॉर्च्युनेटली, एक तो उसमें जो हमें स्पेस मिली थी ख़ुसूसन उस वक़्त के जो फ़ौजी आमिर थे परवेज़ मुशर्रफ, उसके बाद जो मीडिया को एक स्पेस मिली थी, वो एक सियासी जमात की गलतियों की वजह से आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो हम लूज़ करते जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर आप स्टेट को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर फिर आप शख्सी आज़ादियों और इन तमाम चीज़ों पर उस तरह से खुलकर कंप्लेंट और बातें नहीं कर सकते क्योंकि एक जस्टिफिकेशन सामने मौजूद होती है कि जी देखें ना, कैपिटल हिल पे हमला हो सकता है। अमेरिका में अगर स्टेट की रेट को चैलेंज किया जाए, तो फिर स्टेट को तो जवाब तो देना पड़ता है और ज़ाहिर-सी बात है स्टेट को तो जवाब देना पड़ता है। तो हम वी आर स्टक इन दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। अब उम्मीद भी करेंगे और दुआ भी करेंगे कि इससे मज़ीद मामलात बिगाड़ की तरफ ना जाएँ और बिगाड़ मैं उसको कहता हूँ कि जहाँ पर जो सियासी कदगने हैं या शख्सी आज़ादियाँ हैं, जहाँ पर वो हमें इम्प्रेशन ये मिले कि वो अगर कर्टेल होना शुरू हो जाए, तो वहाँ से असल में जो एक मुल्क का रिवर्स सफ़र है वो मेरे ख़्याल में उसका आगाज़ हो जाता है और 75 सालों में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हैं। सो वी होप कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये मौजब ना बने उस नुकसान का जिससे कि हम बार-बार गुज़र चुके हैं, डसे जा चुके हैं, चाहे वो हाइब्रिड रिजीम की शक्ल में हो या चाहे वो हमने देखा कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप और मार्शल लॉ की शक्ल में हो। तो एक तो मेरा ख़्याल है कि इस पर क्लैरिटी थोड़ी-सी ज़रूरी थी। दूसरा जो देखें जो इस वक़्त सियासी मामलात बन चुके हैं ना बतूल, एक तरफ है गवर्नमेंट। अब मौजूदा गवर्नमेंट को फ्रैंकली स्पीकिंग इनके पास तो सियासत के लिए ख़ुसूसन पीएमएलएन के पास तो सियासत के लिए टाइम ही नहीं है। वो तो इकोनॉमी इतनी मेस्ड अप जिस तरीके से हमने देखा हो चुकी है हमारी, वो तो उसी में लगे हुए हैं कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। एनर्जी क्राइसिस है, आगे आपकी गर्मी आ रही है। अब 2 महीनों में इलेक्शन होने हैं, 7 वीक्स में आपकी असेंबली जो है वो डिसॉल्व होने जा रही है। अब वो ना तो इलेक्शन बजट दे सकते हैं, ना अवाम को कुछ रिलीफ देने की वो पोज़ीशन में है। तो गवर्नमेंट की तो अपनी ये सूरत-ए-हाल है अगर सिर्फ़ पीएमएलएन की बात करें। बाकी पीपल्स पार्टी ठीक है क्योंकि इस सब कुछ का ब्लेम जो है वो पीपल्स पार्टी पे डायरेक्टली नहीं जा रहा, वज़ारत-ए-उज़्मा मुस्लिम लीग नून के पास है, ना मौलाना फज़ल उर रहमान पे जा रहा है।
उनके इन दोनों जमातों के ज़हनों में शायद इलेक्शन होगा कि इलेक्शन से पहले हम वो फैसले करें कि जिससे हमारा वोट बैंक बढ़े। लेकिन चूँकि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, एक खजाने पे पीएमएलएन का वज़ीर बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन का है, तो वो थोड़े से डिफिकल्ट पोज़ीशन में जी, मुझे लग बिल्कुल रहे हैं। उनकी बाकी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है। आदिल प्लीज़ आई होल्ड योर हैंड। शोएब शाहीन साहब, आप ऑल्दो लीगल एक्सपर्टीज़ रखते हैं, लेकिन एक ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमने बहुत सारी लीगल लैकुनास की वजह से बड़ी कॉम्प्लिकेशंस देखी हैं। मैं पहले सिस्टम की बात करना चाहती हूँ, फिर थोड़ा सियासत पे आएँगे। सर, हंगरी में पहली दफ़ा ये कॉइन हुई थी टर्म हाइब्रिड रेजिम, और पहले ट्रांजिशनल डेवलपमेंट गवर्नमेंट्स के नाम से भी याद किया जाता था। और इसका मतलब ये होता था कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एक रोल प्ले कर रही है, एलीट एक रोल प्ले कर रही है, लेकिन बज़ाहिर इलेक्शंस भी हो रहे हैं, पार्लियामेंट भी है, लोगों के नुमाइंदे भी हैं, मीडिया भी एक हद तक काम कर रहा है। तो वो लगता था एक डेमोक्रेटिक सिस्टम, लेकिन वो एक हद तक ऑटोक्रेटिक तरीक़ाकार से चलता था, जो कि हमें सबूत भी मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेन्योर में। और उससे पहले भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन इतनी वाज़ेह मिसाल इसी दौर में हमने देखी। आपको लगता है कि वो जो भी एक एक्सपेरिमेंट था, वो जो भी एक निज़ाम है, उससे हम कुछ सीख के 9 मई के वाक़यात के बाद ख़ास तौर पे अब तमाम मुतल्लिका इदारे एक एक चीज़ समझ चुके हैं कि सिस्टम को आगे कैसे लेके चलना है, और शायद इसीलिए इलेक्शन का बजट भी एलोकेट कर दिया गया है। आप समझते हैं कि वो एक कदम आगे बढ़ चुके हैं सिस्टम को चलाने के लिए, या वहीं पे स्टक है? शोएब शाहीन साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें हक़ाइक़ से मुँह मोड़ने को कहा जाता है, सच ना बोलने का कहा जाता है। सच ये है कि आज आपका मीडिया आज़ाद नहीं है, आप डिक्टेटेड हैं। आप एक शख्स का जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है, इस वक़्त फ़ेडरेशन की वाहिद अलामत है पीटीए का चेयरमैन, आप और मैं ना उसका नाम ले सकते हैं, ना उसकी तस्वीर चला सकते हैं। और आज ये हालत है कि बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। आज आपकी ये हालत है कि आपको बेआइन किस्म का मुल्क है, बज़ाहिर आपकी पार्लिमान भी है, बज़ाहिर आपकी अदालतें भी हैं, और अदालतें जब ये कहने पे मजबूर हो जाएँ कि जनाब हमसे आप कोई तवक्को ना रखें कि हमारे से आकर के हम आपको रिलीज़ कर दें, हम आपको रिहाई दे दें, लेकिन आपको रिहाई तब मिलेगी जब आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जब आप क्रैकडाउन ऐसा करें कि जो शख्स को उसमें मुलव्वस है या नहीं है, लोगों की चादर चारदीवारी को पामाल करें, लोगों के घरों में घुस जाएँ, बच्चों को उठा लें, औरतों को उठा लें, और लेकिन जो शोएब कुछ शाहीन साहब, सच आई है वांट टू वो सब आस्क यू आपके दिस कि सामने है। मुझे जो एक सवाल करने जो का मौका दें। जो एक सवाल जी, करने का मौका दें शोएब शाहीन साहब। हाउ वुड यू ट्रांसलेट जी। दिस कि जो फॉर्मेशन कमांडर्स की बात हुई, उस सलामी में जो कहा गया कि आप इंसानी हुकूक के कॉन्टेक्स्ट में आके कोई स्पेस लेने की कोशिश नहीं करेंगे, बड़ा वाज़ेह पैगाम था। क्या वजह है कि ये चीज़ समझी नहीं जा रही? एक पैगाम ट्रांसलेट नहीं किया जा पा रहा। आप भी कह रहे हैं कि अगर खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, वो कह रहे हैं नहीं हुई, आपने जो किया है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, हम लोग मिलिट्री कोर्ट्स के अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे, हमारे पास लोग हैं, करनी चाहिए, बार-बार वो ये कह चुके हैं। और हाई कमान ने ये बात की है, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तक वो पैगाम उस तरह से नहीं पहुँच पा रहा, जिस तरीके से पहुँचाया जा रहा है, जितनी क्लैरिटी से पहुँचाया जा रहा है? क्या वजह? देखें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ अच्छी तरह समझते हैं, उन्होंने 2 असम्बलियाँ इसलिए तोड़ी थी कि यहाँ आइन मुल्क में मौजूद है और 90 डेज़ में इलेक्शन होने जाने हैं। जिस दिन से इलेक्शन हुआ है, मुझे ये बताएँ, पाकिस्तान में एक वाहिद इदारा है जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी एक इदारा है, उसका एहतराम हमारे मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है, उसका एहतराम भी। क्या आपका मीडिया इन मिनिस्टर्स की और इन मुआविन ख़ुसूसी जो कि 87 से भी ज़ायद हैं, जिनके 45 के करीब जिनका कोई पोर्टफोलियो नहीं है, सुबह शाम उठ के अदालतों पे ऊपर चढ़ाई करते हैं? क्या अदालती निज़ाम आपका रियासत का एक सुतून नहीं है? क्या जिस तरह की दहशतगर्दी 9 मई को हुई है, और जिस तरह गिरफ्तारी हुई हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से, और हाई कोर्ट को की बिल्डिंग को तोड़ा गया, शीशे तोड़े गए, डंडे मारे गए उनके अमले पे, और डंडे मारे गए वकला पे, उनके सर फाड़े गए, और वो क्या हाई कोर्ट के ऊपर या निज़ाम इंसाफ पे हमला नहीं था? क्या जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर कंटेनर लगा के उनको जो गालियाँ दी गई, क्या वो जी, ठीक है। इंसाफ के शोएब शाहीन मिज़ाज साहब, के ऊपर द हमला पॉइंट इज़ नहीं कि था? व्हाट्स नेक्स्ट? बात ये अब है हम कि यही जब डिस्कस आप कर रहे हैं देखें, बहुत हफ्तों से। एक जी, बात मैं अपनी बात खत्म जी। कर लूँ, 1 मिनट। देखिए, जब एस्टेब्लिशमेंट एक पार्टी को गिराएगी, दूसरी पार्टी को लाएगी, हाइब्रिड निज़ाम लाने की कोशिश करेगी, तो उसके ऊपर शुकूक व शुबहात पैदा होंगे।
अगर किसी ने गलत किया है, जुर्म किया है, कानून मौजूद है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि किसी पार्टी में किंग्स पार्टी बनाई जाए। अब किंग्स पार्टी क्या कर लेगी, जहांगीर तरीन की पार्टी क्या कर लिया PMLQ ने माजी में। बात यह है कि अगर इस तरीके से और इस तर्ज अमल से लोगों को और अवाम को उनका जो राइट ऑफ वोट है वो अगर नहीं मिलेगा, तो आप क्या समझते हैं कि उस तरीके से आप मुल्क के मसाइल हल करने में कामयाब होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि आप कामयाब हो सकेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। आदिल साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। अब मुझे ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अब जल्दी खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। आपको लगता है कि ये चांसेस है, ये नजर आ रहे हैं, या राना सनाउल्लाह बस एक इनकरेज्ड एटीट्यूड में बात कर देते हैं, या आपको लग रहा है ऐसा वाकई होने जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में हमारे पास बतूल मैं और आप, तो हमें तो पता नहीं है इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास क्या सबूत हैं या जो भी अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो उन बेसिस पर तो हम बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर सिचुएशन का सियासी तज्जिया किया जाए, तो मेरे ख्याल में साहब की जो गिरफ्तारी है या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है, वो राइटिंग ऑन द वॉल है। और उसकी वजह जो है वो 9 मई को जो हुआ वो भी ऑब्वियसली है। लेकिन अगेन जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं, जो चीजें हैं, वो भी सीरियस नेचर के हैं। लेकिन अगेन अब हम राना सनाउल्लाह साहब की पोजीशन में तभी होते अगर हम इंटीरियर मिनिस्टर होते, मैं और आप, और हमारे सामने वो सबूत पड़े होते। लेकिन मुझे जो है वो बहुत ही जल्द या तो अरेस्ट होते नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये पिछले 1 साल का पूरा टेन्योर आप उठा लें, हम बार-बार कहते रहे जब आप गलतियां कर रहे हैं आप उस तरफ ना जाएं। उन्होंने गलतियों पे गलतियां की। पहले आपने 2 असेंबलियां, अपनी 2 हुकूमतें डिसॉल्व करवा दी। उससे पहले आप नेशनल असेंबली से आप 130-140 लोग आप वो छोड़ के चले गए। देखिए, अगर आज उनकी वही गवर्नमेंट्स होती, तो मेरे ख्याल में पीटीआई आज जितनी डैमेज हो चुकी है, वो शायद 10-15% से ज्यादा डैमेज ना हो पाती अगर आज इन आदिल, दोनों आपको लगता सूबों है में कि उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ने कौमी जी, और आदिल, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलए ने मुख्तलिफ बयानात के जरिए, चाहे वो उनकी अपर लीडरशिप से ना हो, जैसे ख्वाजा आसिफ का बयान हमारे सामने है, जिस बिलावल साहब ने भी मुज़ाकरात की बार-बार बात की, आसिफ अली ज़रदारी पे कितना भयानक रिडिकुलस किस्म का इल्ज़ाम लगाया, शेख रशीद साहब ने भी लगाया, वो भी कहीं नहीं है। इस सब के बावजूद भी एक बातचीत की स्पेस रही है, और उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं कर सके चेयरमैन पीटीआई, और एट द सेम टाइम ही कुड नॉट रियलाइज दैट पीडीएम इज ट्राइंग टू सेव हिम फ्रॉम मिलिट्री कोर्ट्स। नहीं, देखिए, बात ये है कि लेट्स डू अ बिट ऑफ स्ट्रेट टॉक ना। अभी आपका क्या ख्याल है, अगर शहबाज शरीफ कल अनाउंस करेंगे जी मैं से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, क्या वो चेयरमैन पीटीआई के साथ मुज़ाकरात कर पाएंगे? द आंसर इज नो। क्योंकि अभी मामलात जो हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में भी नहीं रहे। देखिए, 9 मई की जो वाकयात हुए ना, उसने आपकी पॉलिटिक्स की भी और पावर पॉलिटिक्स की डायनामिक्स भी बदल दी है। और अभी तक पीटीआई के चेयरमैन को ये बात वो समझ नहीं पा रहे, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे कि उन वाकयात के बाद पाकिस्तान की सियासत और पावर पॉलिटिक्स जो है वो कितनी हद तक बदल चुकी है। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी फिलहाल एज वी स्पीक तकरीबन वो खत्म हो चुकी है, वो जीरो हो चुकी है। और मुझे वो इवन बाउंस बैक करते भी मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आ रहे। ऑल दो हमारे पास एक माजी है पाकिस्तान का, और वो माजी हमें ये बताता है कि किसी लीडर पे अगर बैन लगी है या किसी लीडर के साथ सियासी तौर पर उन्हें सजाएं देने की कोशिश की गई है, वो 8-10 साल बाद सही, लेकिन वो बाउंस बैक जरूर करते हैं। लेकिन उन्हें 8-10 साल फिर भी लग जाते हैं। हमारे सामने जुल्फिकार अली भुट्टो की मिसाल है। जब उन्हें ज़ियाउल हक ने फांसी दी 1979 में, पीपल्स पार्टी ने बाउंस बैक किया, लेकिन उन्हें 8-9 साल लग गए। हजारों वर्कर उनके जो हैं उन्होंने कोड़े खाए, दसियों के करीब मर भी गए, लोगों ने खुदसूजियां की भुट्टो साहब के लिए। वो जबर तो उन्होंने बर्दाश्त की 8-9 साल, बट दे बाउंस बैक। लेकिन द पॉइंट हियर एम्फेसिस मैं कर रहा हूं कि जो वो ड्यूरेशन है जिसमें पीपल्स पार्टी बिल्कुल कॉर्नर हो गई थी, वो 8-9 साल रही है 79 के बाद। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो है 99 में चले जाते हैं, मुशर्रफ साहब आ जाते हैं, कू कर लेते हैं। नवाज शरीफ मेड अ कम बैक इन 2013, 13 साल लगे नवाज शरीफ को। फिर वही नवाज शरीफ को 2016 में पीटीआई को लाने के लिए नवाज शरीफ को गिराया गया। ये भी एक ओपन सीक्रेट है।
लेकिन नवाज शरीफ 2016 में से जब निकले हैं, आज 2023 है, तकरीबन 7 साल हो चुके हैं, वो अपनी गवर्नमेंट होते हुए भी अभी तक वो कम बैक नहीं कर पाए। तो पाकिस्तानी सियासत की कुछ बिटर रियलिटीज है जो कि चेयरमैन पीटीआई समझते भी हैं और उनके ज़हन में बैठना चाहिए। आज भी वो ये कि मुझे जनरल आसिम मुनीर निकाला और वो मेरी पार्टी खत्म करना चाह रहा है, लेकिन साथ में फिर उनका दूसरा इंटरव्यू आ जाता है कि जी मैं तो उनसे बात करने के लिए भी तैयार हूं, वो मुझसे बात ही नहीं कर। तो या तो आप एक प्रू डेमोक्रेट बन जाए, एक आइडियोलॉग बन जाए और आप कहें जी मैंने बस यही सियासत करनी है और भुट्टो की तरह अगर मुझे फांसी भी लग जाए मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। आप ये भी कर रहे हैं लेकिन अवाम को भी कंफ्यूज आपने रखा हुआ है। दूसरी जानिब आप ये भी कह रहे हैं कि जी इन्होंने किया है, इनको मारो, इनको जलाओ, साथ में आप उनकी मिन्नतें भी कर ठीक रहे है हैं। आदिल, ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पावर में मैं इसी को इसी को आगे बढ़ाते हैं। शोएब शाहीन साहब, एग्जैक्टली आई वाज अबाउट टू रेज दिस पॉइंट कि एक तरफ चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि असम्बलियां भी किसी और के कहने पे तोड़वाई थी, मैं तो ताकतवर वजीर आजम ही नहीं था, हमारे तो बंदे ही एजेंसीज इकट्ठी करती थी। और इसके बावजूद अब वो उन्हीं एजेंसीज के सरबराह से बात करना चाहते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करना चाहते हैं। वो एग्जैक्टली जैसे आदिल शाह ने भी कहा कि वो किस तरह के डेमोक्रेट हैं कि वो सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते। तो या फिर वो खड़े हो जाएं कि मेरा यही स्टांस है और मेरा ये नैरेटिव आया जो मेरे साथ कर लें। देन व्हाई इज ही नॉकिंग वन पर्टिकुलर डोर? क्योंकि वो समझते हैं कि पावर हाउस यही है, अगर मैं इक़्तिदार में आऊंगा तो इन्हीं के पास आऊंगा, मुझे इन्हीं से बात करनी है। और नाउ ही इज सेइंग इट सो ओपनली कि वो मे बी ही माइट बिकम लाफिंग स्टॉक। आई एम सॉरी टू से दैट। तो शोएब शाहीन साहब, आपको लगता है कि ही देखें इज नॉट देखें रीडिंग बिटवीन द लाइंस? पहली बात तो ये है कि मेरे दोस्त ने खुद कहा है कि अगर आज शहबाज शरीफ बात करना चाहे भी तो उसके हाथ में कुछ नहीं है बात करने के लिए। तो इनका जो बात है, मैं इनको अगर आप कैरी फॉरवर्ड करूं तो इसका मतलब है कि इस रजीम चेंज ऑपरेशन की सरबराही जिसके हाथ में है, जो इस वक्त इंटरम सेटअप चला रहे हैं, जो इस वक्त मुख्तदर हल्कों और तबकों में बैठे हैं, वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। और अगर खान साहब ने उनका तरफ इशारा किया है कि वो लोग हैं कि जो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं या उनकी पार्टी को क्रश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, इन लोगों ने कौन सा सीरियस और संजीदा ऐसी बात की है कि जिसके नतीजे में हम ये समझें कि वो तो बड़े सीरियस हैं जमहूरियत के लिए और आप जमहूरियत के लिए नहीं है। भाई मकबूलियत आपके बकौल और सब मीडिया के बकौल और तमाम जो आज तक बोल रहे हैं उनके बकौल वो की है। उस मकबूलियत के होते हुए एक बात है जी, रावलपिंडी से कबूलियत नहीं है, और जब तक रावलपिंडी से कबूलियत नहीं होगी हमारे मुल्क में सियासत आगे नहीं चल सकती। भाई अवाम को सब समझ है, आज 2023 है, मैक्सिमम क्या करेंगे, कितने एक रास्तों में रुकावटें पैदा करेंगे। आज भी एक एक हल्के में पीटीआई के 7-7 कैंडिडेट हैं, और जिसको अगर ये इलेक्शन हुआ, जिसका मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा ये 2023 में इलेक्शन, आज भी अगर इलेक्शन हुआ तो पीटीआई ने बड़ी अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीतना है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि कबूलियत का है। अब कबूलियत कौन कराएगा? इसलिए कि उनको जो पॉपुलर लीडर होता है वो उनको चाहिए नहीं, लेकिन शोएब उनको शाहीन साहब चाहिए पपेट, उनको लेकिन शोएब चाहिए वो शाहीन साहब, जब लोग चेयरमैन जो पीटीआई अंगूठे के ऑपोजिशन में थे नीचे वो रख के कहते उनसे थे काम कि करा सकें। जब जी, चेयरमैन आपका पीटीआई सवाल क्या है? ऑपोजिशन में थे और वो ये कहते थे कि ऑपोजिशन के, बल्कि और इक़्तिदार में भी यही कहते थे कि जब ऑपोजिशन का क्या काम होता है कि वो मिले जाके सर्विंग चीफ से, उनका काम ही नहीं होता कि वो जाके मिले और अपने लिए अपने मुतालबात इसने नहीं मनवाएं। कहा कि लेकिन मैं मिलना अब वो चाहता यही हूँ। कर रहे हैं। इन्होंने तो तो अभी डायरेक्ट अभी उनके सवाल पास किया क्या है, मुझे जवाब है सिवाय बताएं। इसके कि वो सुने इक़्तिदार में आना सुने चाहते हैं? साहब की, आप देखें साहब की तकरीर का ट्रू स्पिरिट सुने। उन्होंने कहा है कि भाई आप बता दो आपके पास क्या एजेंडा है, क्या आपने मकबूल तरीन लीडर को हटा के अगर आपने चोरों उचक्कों को या आपने इधर उधर से पकड़ धकड़ करके बंदों को मुसल्लत करना है अवाम के ऊपर, इसलिए कि उनको कबूलियत देनी है, जिनकी फाइलें आपने बना के रखी हुई हैं उनको कबूलियत लेकिन देनी शोएब है, शाहीन तो साहब, बड़ा आपके आप यू आर बकौल अ आपके लॉयर एंड यू आर पसंदीदा वेरी हैं। सेन, इस बात का सुने जवाब ना, दीजिएगा। अगर वो मकबूल तरीन देखें लीडर के जो फॉलोअर्स हैं वो सिक्योरिटी के मसाइल पैदा कर दें, उनकी वजह से माशरे में पोलराइजेशन बढ़ जाए, लोग ब्लास्फेमस बातें करें, एक दूसरे को सड़क पे मार दें, तो वो आपके नजदीक वो मकबूलियत है? आपको नहीं लगता है वो बड़ी कौन खतरनाक कहता है मकबूलियत है ये? क्या जिसको एक क्या हद तक लगाम होनी क्या चाहिए? मुझे ये क्योंकि आपने बताएं, उसके मुझे ये रिजल्ट्स बताएं, देखे हैं। ये पहले दिन से लेकर आज तक जिस जिस दिन साहब ने जलसे किए हैं वो लाखों की तादाद में मजमे होने के बावजूद कभी कोई एक गमला भी नहीं टूटा।
लेकिन जब आप पुरअमन एक रैली के ऊपर एहतजाज करने वालों के सरों पे आप गोलियां मारें, वो जिले शाह को आप पुलिस कस्टडी में मार के पर्चे के खिलाफ कटवा दें, तो मुझे बताएं कि ये पुलिस स्टेट जो हमारे रियासती इदारे हैं वो बांदी बन के हुकूमत के सामने खड़े हो जाएंगे, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? जब आप तशद्दुद करोगे तो उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब तशद्दुद नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे बताएं, सुने, खान ने हमेशा एक बात सुन लेना, सुन ले मैडम, सुन लें, साहब ने हमेशा एक बात की है, आइन की पासदारी और रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। उसने किसी को नहीं कहा कि जाओ किसी का सर तोड़ो, किसी का सर मारो, किसी को डंडे मारो। बात यह है कि ये सारे रियासती तशद्दुद के नतीजे में रियासती दहशतगर्दी का 9 मई को आगाज हुआ, और उसके बाद से लेकर, उससे पहले से लेकर जो ये सारा ड्रामा रचाया गया, इसके पीछे प्लान था कि ताकि हम इलेक्शन से पीछे भाग जाएं, सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दें कि वो जो 14 मई का इलेक्शन था वो ना हो सके, और उसके अलावा अगले इलेक्शन के लिए भी इमरजेंसी क्रिएट करके इलेक्शन का इल्तवा कर सकें। जितने लोग जमहूरियत को बिलीव करते हैं वो सब आवाज उठाते रहते हैं कि इस वक्त मुल्क को इलेक्शन की जरूरत है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद जी। आदिल शाजी सर, जैसे शोएब शाहीन साहब ने भी कहा कि लाख बंदा आता था तब तो कभी नहीं होता था ऐसे, और वाकई नहीं हुआ ऐसे वाकयात, छोटे मोटे वाकयात होते रहे, किसी की हरासमेंट के या किसी जर्नलिस्ट को तंग कर दिया हमने देखे। लेकिन मैं यहाँ पे कोट करना चाहती हूँ कामरान शाहिद साहब का इंटरव्यू उन्होंने साफी साहब को दिया था, नदीम फराची साहब ने अपनी नई किताब ऑफ पाकिस्तान मिडिल क्लास में भी इसको कोट किया है कि वो कहते थे कि अगर जलसे में 400, कामरान शाहिद के बकौल, अगर जलसे में 400 लोग भी होते थे तो हम दिखाते थे, अपने चैनल का नाम लेके उन्होंने कहा कि 40,000 बंदा इस वक्त इमरान खान के जलसे में। तो ये पाकिस्तान के एस्टैब्लिश्ड एंकर्स ने ये बात मानी है, और भी ऐसी बड़ी मिसाल है। फिर उनके एक फॉर्मर कॉलीग ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने एक पीआर टीम हायर की हुई थी जो उनको ये गाइडलाइंस देती थी कि किस तरह से उन्होंने मजहब को इस्तेमाल करना है अपने नैरेटिव में, विच इज क्वाइट अलार्मिंग फॉर मी एज अ जर्नलिस्ट। तो आप समझते हैं आदिल शाहजेब साहब कि ये वो सारे जिसमें हम सब ने अपना हिस्सा डाला है इमरान खान को मकबूल करने में, अगर वो बहुत मकबूल है, मीडिया ने भी डाला है, इम्प्रेस होके, फैन मोमेंट में, सेलिब्रिटी समझ के, लेकिन अब हम सब में से सबको रियलाइज हो गया कि अगर किसी के पीछे एज अ लीडर जाना है तो उसमें क्वालिटीज क्या देखनी है। क्या अब आवाम को ये समझ आ गया आदिल शाहजेब साहब? देखिए, मेरे ख्याल में एक तो मैं जो शाहीन साहब ने बात की, मेरी एक बात को कोट करके उसको मैं थोड़ा सा उसको कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी समझता हूँ कि मैं इसलिए समझता हूँ कि शहबाज शरीफ अगर चाहें भी तो उनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते। उसकी एक बड़ी वजह है, उसकी एक बड़ी वजह है कि जहां पर रियासत चैलेंज हो जाती है तो फिर रियासत रिएक्ट करती है, कानून और आइन के दायरे में अंदर रह के करती है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि क्या शहबाज शरीफ साहब अगर रियासत चैलेंज हो जाती है तो फिर वो जाके बैठकर तरीके इंसाफ को मुज़ाकरात प्लेट में पेश कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते, क्योंकि रियासत उन्हें कहेगी कि एक तरफ हम चैलेंज हो चुके हैं, दूसरी तरफ आप जाके जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं उनसे। तो एक तो यहाँ पर तरीके इंसाफ ने खुद अपना केस जो है वो काफी वीक कर लिया है। देखें, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती दुनिया में, लेकिन रियासत की रिट को चैलेंज करने के लिए भी उसी तरह कोई एब्सोल्युटली नो, जीरो टॉलरेंस है पूरी दुनिया में। कैपिटल हिल से लेके आप हाउस ऑफ कॉमन्स तक चले जाएं, जहां पे भी एक छोटा सा वाकया भी हुआ है, स्टेट ने रिस्पॉन्ड किया है। लंदन के राइट्स आपको याद होंगे 2012-13, 2-3 दिन तक हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। इसी तरह कैपिटल हिल अभी जो रिसेंट हिस्ट्री में हुआ है वो भी है। मेरा एक सवाल है सर आपसे, मुझे बताएं, रियासती सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रियासत का सुतून नहीं है? उसके ऊपर जो रियासती दहशतगर्दी हुई और हमला हुआ, क्या उसको आप रियासत के ऊपर हमला तस्वर नहीं करते? क्या उनके खिलाफ आज तक क्या एक्शन हुआ जिसमें हाई कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज करें इन रेंजर्स के खिलाफ, वो रेंजर्स थे या जो भी लोग थे, और आज तक हाई कोर्ट मुद्दई होते हुए अपना पर्चा नहीं करा सकते? शोएब शाहीन साहब ने, आदिल शाहजेब साहब भी, मुझे यकीन है कि वो यही बात करेंगे। मेरा ख्याल है किसी भी जमहूरियत पे यकीन रखने वाले शख्स ने जिस तरीके से पीटीआई चेयरमैन को उठाया गया, किसी ने उसकी तायद नहीं की थी, किसी ने भी नहीं कहा था कि फॉर्मर चेयरमैन, फॉर्मर पीएम को मैडम, एक है तायद नहीं की, एक है कि क्या एक्शन हुआ। क्या 9 मई की रात के वाकयात पे तो एक्शन हो सकता है, करें, अच्छा है, रियासती इदारों पे हमला नहीं होना चाहिए। तो भाई जो रियासत का लेकिन 72 आवर्स के अंदर जो फास्टेस्ट रिलीज मिला सर, इतने हाई प्रोफाइल केस में, हमला हुआ है,
उसको तो ना आप जिक्र कर सकते हैं, ना उसकी जो हाई कोर्ट खुद मुद्दई है उस केस की, लेकिन ना शोएब वो साहब अपने आदिल शाह ज़ेब को CCTV जवाब फुटेजेस पूरा करने और दें। इंस्टॉलेशन वापस ला सकती जी, है, ना आपका उसका पॉइंट पर्चा आ गया। ला सकती है। जी आदिल। ठीक है। जी आदिल। अच्छा बतूल में सुने, दो बात ये है जो शुएब शाहीन साहब बात कर रहे हैं ना, पहले तो जरा वहां से शुरू करें ना। उन्होंने कहा जी हाइब्रिड रिजीम वो होता है कि एक पार्टी को लाने के लिए आप दूसरी पार्टी को गिराएं। वो दिल पे हाथ रख के कहें क्या यही हाइब्रिड रिजीम 2016 में नहीं था? तो उसी तरह ओपनली कंडेमेबल था। अगर आज भी यही इंप्रेशन उभर रहा है तो उसी तरह कंडेमेबल है। तो हमें एक तो दोहरे मयार रखने नहीं चाहिए। ये अब ओपन सीक्रेट है। इमरान खान साहब ने खुद आपके साथ क्या किया, प्रेस के साथ उन्होंने क्या किया? क्या फ्रीडम ऑफ जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं, उन्होंने उन्हें प्रेस के शिकारी का खिताब नहीं दिया था? कितनी एम्बेरसमेंट हुई थी कि पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसको प्रेस के शिकारी का खिताब मिला है। तो हम तो उस वक्त भी सह रहे थे। ये हमारे लिए ये जो चीजें आज हम देख रहे हैं, हमने तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बैन पर नाम पर जब बैन लगी थी, जब उनकी तस्वीरें और टिकर नहीं चला सकते थे, वो दौर भी हमने देखा है। आज भी हम जो जहां जहां गलतियां गवर्नमेंट कर रही है, वो हम उसको भी उसी तरह आईना दिखा रहे हैं। लेकिन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, देखिए मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जाती जो है अभी तक, ना मैं कभी तहरीक इंसाफ की गोद में बैठा हूं, ना बैठूंगा, ना पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का। हमें जो चीज नजर आ रही है, कल को अगर खान साहब ने ब्लंडर्स किए हैं तो उन ब्लंडर्स की माफी मांगकर आज वो जमहूरियत की और रूल ऑफ लॉ की बात करें। जो उन्होंने 3.5 साल में लेकिन आपको किया लगता है वो वो कहां माफी से मांगेंगे? justify? वो मांग सकते हैं माफी? आपको लगता है माफी मांग लेंगे? नहीं, वो नहीं, पब्लिकली आवाम से माफी मांगे ना। वो जाएं और वो जनाब असद तूर से माफी मांगे, मतीउल्लाह जान से माफी मांगे, आपसे माफी मांगे, मुर्तजा सुलंगी से माफी मांगे, तलत हुसैन से माफी मांगे, जिनको जिनको उन्होंने नहीं, जॉबों वो से मुझसे बाकायदा माफी नहीं मांगी, निकलवाया। मुझे देखिए मुझे उनकी माफी नहीं ओपन सीक्रेट, चाहिए। ये तो ओपन तो सीख देखे ना, राना सनोला पर 15 किलो हीरोइन डाल आपने के मेरे उनको, सवाल का जवाब तो दिया नहीं, मेरे सवाल मैं का आ सर रहा हूं आपने सर आपके जवाब पास, नहीं दिया। मैं आ रहा क्या हूं आपके पास, अदालत के ऊपर रियासती मैं आ दहशत रहा हूं गर्दी आपके हुई है, पास सर, क्या आप उसको मैं आ कंडेम रहा हूं करते हैं आपके या पास नहीं करते? उसका तो साहब। जवाब नहीं दिया सिंपल आपने, बाकी जवाब ये बातें है, की। और सिंपल दूसरी जवाब बात, ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वायलेट होते हैं तो वही सुप्रीम कोर्ट जो आज से महीना दो पहले तक वो लिटरली हमें बाज फैसले पे तो अब तबसरे कर सकते हैं, ब्लैंकेट ऐसे फैसले हमारे सामने आए जो कि वन साइडेड उससे इंप्रेशन मिल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंप्लीमेंट करवाए। Very well पंजाब में said, जो Adil कुछ Shah हुआ, Zeb sir. Very क्या well said. सुप्रीम I'll कोर्ट, hold you here, क्या please. एक I'll hold you here, बतूल मैं please. जरा याद Please, Adil. मैं, देखिए सुप्रीम ठीक कोर्ट ठीक। ने पंजाब में परवेज इलाही की हुकूमत जब दोबारा से इस्टेब्लिश होनी थी, वहां पे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट कर दिया। आज आए ना सुप्रीम कोर्ट कहे कि जी आपने जो 9 मई को जो कुछ हुआ है ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम है। अगर चीफ जस्टिस साहब आज नहीं बोल रहे तो उनके लिए मैं कैसे बोल सकता हूँ? दूसरी बात ये है, 9 मई को Exactly. तो सियासती मामलात के आप साथ एस्टेब्लिशमेंट के 9 लिए मई बोल को सकते हैं, आप रियासत 9 के मई दूसरे को इदारे, इंसाफ के इदारे के लिए नहीं बोल सकते। आपको क्या नहीं एक सर, ये से तो आप वकालतनामा उनसे मिला है, दूसरा वकालतनामा नहीं देखिए मिला? ये तो उनसे सर, लेकिन पूछे ना। इंसाफ हम का इदारा तजिया तो करते अपनी सुहेल हैं, शाहीन खुद साहब बोलने को लेकिन देखिए, तैयार सर नहीं हम है। वो मैं 15 तजिया करते जजेस हैं मैं ने तो ये हमें सिटिंग इंडिविजुअल समझता जजेस हूँ, बोर्ड नहीं में, लगता। सर इंसाफ का इदारा तो अपनी खुद मैं ये बोलने को तैयार नहीं समझता है। हूँ कि 9 मई शोएब शाहीन को साहब। जो कुछ हुआ, बतूल 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी कोई सियासी मॉरल कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं, चाहे इमरान खान के ठीक है, साथ जो ठीक भी है कुछ आदिल, हुआ प्लीज था आई उससे होल्ड यू हेयर, प्लीज देयर आई इज होल्ड यू हेयर। अब मुझे नो शोएब शाहीन साहब के कमेंट्स, लास्ट रिमार्क्स लेने दें, मुझे क्लोज करना है। जी शोएब शाहीन साहब प्लीज। देखिए, पहली बात तो मैं गुजारिश करूं, सबसे पहली बुनियादी चीज़ ये है कि हमें अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क को इस तबाही के दहाने पे ला कर खड़ा कर दिया गया है। ये हमारे सोचने का मकाम है तमाम रियासती इदारों को, और सबसे बढ़कर इस्टेब्लिशमेंट को, जिससे सब कुछ ये कंट्रोल किया हुआ है। उनको चाहिए जमहूरियत को चलने दें, जमहूरी इदारों को चलने दें, आइन को चलने दें और क़ानून की हुक्मरानी होने दें। जिसने जुर्म किया है उसको कानून के मुताबिक सजा मिले। उनके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बराबर होने चाहिए। ये 5-5 दफ़ा अदालत रिहाई दे और उनको जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करें, उनके बीवी बच्चों को उठा लें, उनकी बेटियों को तशद्दुद करें और उनको धमकियां दें, ये नहीं होना चाहिए। इसके जरिए जो मुल्क की तबाही, माशी तबाही, हमारा ब्रेक डाउन हो चुका है, इससे बढ़कर आगे हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। उनके लिए ठीक है, तमाम बहुत जमातें बराबर हो जानी शुक्रिया शोएब चाहिए शाहीन और साहब, हमारी आप सियासी प्रोग्राम में जमातों ज्वाइन कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। आज़ेब साहब, नाज़रीन प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।